नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे एजुकेशन इन बौद्ध पीरियड के बारे में। अब सीधे सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। अब आपको पढ़ना है बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्रों के बारे में। सब्जेक्टिव पेपर आता है तो भी और ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रमुख बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों पर प्रकाश डालिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पर शॉर्ट नोट लिखिए, विक्रमशिला वल्लभी विश्वविद्यालयों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आ सकता है किन्हीं भी दो प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्रों का वर्णन कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो भी पॉइंट पेपर में इससे पर संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको क्या क्या तैयार करना होगा? बच्चे खासतौर पर इस चीज़ के लिए परेशान हैं। जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो आप तैयार कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले ये कहाँ स्थित थे, इनकी स्थापना किसने की, कब की, ये किस सदी तक कार्यरत रहे, कब नष्ट हुए, कैसे नष्ट हुए, किसने नष्ट किया। इसके अलावा इनके कोई इम्पॉर्टेंट टीचर और स्टूडेंट, उनका नाम याद कर लीजिए। इनसे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट बात हो तो याद कर लीजिए। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय संसार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। भारत ही नहीं, मानव सभ्यता के इतिहास में भी ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। संसार के प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव इसे प्राप्त है। यही पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बन सकता है कि संसार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है। अब इसके अलावा आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसके स्टूडेंट थे। आचार्य चाणक्य बाद में यहाँ टीचर भी हुए। यहाँ पर जो बच्चे थे हायर एजुकेशन में जब एडमिशन लेते थे तो प्रवेश परीक्षा होती थी और उसमें कुछ उनको फीस देनी पड़ती थी। जिनके पास फीस नहीं होती थी वो किसी प्रकार का कार्य करते हुए यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। हमने आपको आचार्य चाणक्य का उदाहरण बताया भी था कि वो निर्धन थे, फीस नहीं दे पा रहे थे, तो बाद में उन्हें वहाँ पर टीचर बनकर अपनी फीस चुकानी पड़ी थी। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अब आपको सही का निशान लगाना है कि किसने स्थापित किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसकी खास बात क्या थी? खास बात थी कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था, रत्नसार, रत्नोदधि, रत्नरंजक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ध्यान में आया तो मैंने आपको बताया। यहाँ एक प्रसिद्ध अध्यापक भी हुए नागार्जुन, वो यहीं के शिक्षक थे। इसके अलावा ह्वेनसांग जब भारत आए थे तब उन्होंने अपनी भारत यात्रा के वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई भी होगा तो आप याद करेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय किसने बनवाया? मैत्रक राजकुमारी दुद्दा ने बनवाया। गुजरात में काठियावाड़ प्रांत में ये विश्वविद्यालय स्थित था। ऐसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो ये राजा धर्मपाल ने बनवाया था, मगध में स्थित था। अब इसकी इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें 6 द्वार थे और 6 इन द्वारों पर जो गेट्स थे इन पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स रहते थे। जैसे जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना होता था वो उस गेट पर उपस्थित होता था और वहाँ उसकी प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, तब एडमिशन दिया जाता था। इस तरह की इम्पॉर्टेंट बात। 12वीं शताब्दी में ये विश्वविद्यालय नष्ट हुआ। 12वीं शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय भी नष्ट हुआ। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ऐसे ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ही भांति नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। और जो वल्लभी विश्वविद्यालय था वो भी 12वीं शताब्दी तक अपने अस्तित्व में रहा था। तो इस तरह की बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं ये अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। जैसे हमने वैदिक पीरियड में बताया था कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए, वैसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण दोष बताइए, मेरिट्स डिमेरिट्स। वैसे ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक भारत को क्या देन है।
ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और बन जाता है इसमें एक्स्ट्रा, वो ये है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी उनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी और कौन कौन सी बातें ऐसी थीं जो भिन्न भिन्न थीं, अलग अलग थी, यानी डिफरेंसेस क्या थे और सिमिलरिटीज़ क्या थी, समानताएं और असमानताएं। अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इस तरह का एक ना एक प्रश्न जरूर से आता है। तो जैसे हमने वैदिक शिक्षा में बताया था कि पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक का उल्लेख करते हुए आपको हर पॉइंट की अच्छाई बतानी है, अगर उसमें कोई कमी है वो बतानी है, और फिर बताना है कि आज के समय में हम क्या चीज़ स्वीकार कर सकते हैं और क्या चीज़ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन में पूरा विस्तृत विवरण देना होगा। तो हम आपको हल्का सा बताते हैं तो आपको गुण भी साथ साथ हम बताते जाएंगे, दोष भी साथ साथ हम बताते जाएंगे, और वैदिक शिक्षा व्यवस्था से हम तुलना भी साथ ही साथ करते जाएंगे, जिससे कम से कम समय में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट है, जो पॉइंट्स याद करिए, हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताए थे कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण, उसकी वित्त व्यवस्था और जो थी, और शिक्षा का स्वरूप कैसा था, निःशुल्क थी या पैसा पड़ता था। सबसे पहले हमें इसकी चर्चा करनी है। तो वैदिक काल की भांति इस समय भी शिक्षा पर राज्य का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं था, यानी शासन की का कोई सीधी जो था किसी भी तरह का हस्तक्षेप इस समय भी नहीं था वैदिक शिक्षा की भांति। लेकिन गुरु का स्थान बौद्ध संघों ने ले लिया था, यानी जो टीचर होते थे उसमें ज़्यादातर वैदिक पीरियड में सिंगल टीचर सिस्टम था, अब सामूहिक शिक्षण होता था, कई सारे भिक्षु होते थे, वो मिलकर शिक्षण कार्य केंद्र पर करते थे। तो यानी कि जो डिसीज़न पहले केवल एक टीचर के हाथ में थे, अब समूह के हाथ में आ गए थे। और इसके अलावा फाइनेंस कौन करता था, तो जैसे वैदिक पीरियड के टाइम में इस शासन से यानी राज्य से कुछ अनुदान मिल जाता था, धनी लोग पैसा दे देते थे या बच्चे भिक्षा मांगते थे, तो इस तरह से व्यवस्था चलती थी। वैसे ही बौद्ध युग में भी चलती थी। लेकिन एक परिवर्तन आया कि वैदिक पीरियड में प्राथमिक और उच्च दोनों ही शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन इसमें बौद्ध पीरियड में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और बौद्ध शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए जो था वो फीस पड़ती थी। तो ये जो बातें हैं कि उस समय भी सीधी सीधी टीचर्स की सहभागिता थी एजुकेशन के बारे में डिसीज़न लेने के लिए, ये बहुत अच्छी बात थी। इसे हमें आज भी स्वीकार करना चाहिए और आज भी ये बात मानी भी जाती है। जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो सबसे पूछा गया था सरकार की तरफ से, जो बहुत पहले देखिए जब शिक्षा नीति तैयार हो रही थी तो आता था कि टीचर्स अपने सुझाव दे सकते हैं, पेरेंट्स अपने सुझाव दे सकते हैं, तो लोगों से सुझाव मांगे गए। उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ नई शिक्षा नीति का। तो ये चीज़ कि टीचर्स की भागीदारी होनी चाहिए, ये उस समय थी और ये बहुत ही अच्छी बात थी। अब आता है कि शिक्षा उस समय कितने भागों में विभाजित थी, यानी शिक्षा का संगठन कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो दो भागों में विभाजित थी, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो जैसे वैदिक पीरियड में शिक्षा दो भागों में विभाजित थी, प्राइमरी और हायर, वैसे ही बौद्ध पीरियड में भी थी। लेकिन अब शिक्षा जो थी वैदिक पीरियड में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो थी वो परिवार में ही दे दी जाती थी, हायर एजुकेशन गुरुकुलों में मिलती थी। लेकिन बौद्ध पीरियड में जो प्राइमरी और हायर दोनों ही एजुकेशन मठों और विहारों में दी जाती थी। तब विद्यारंभ और उपनयन संस्कार होते थे, अब पवज्जा संस्कार होने लगा था। देखिए साथ साथ आपका चल रहा है वैदिक शिक्षा के साथ तुलना, समानता और असमानता दोनों के दोनों, ध्यान देते रहिएगा। तो ये जो संगठन होता है ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा को केवल दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो आज के समय में शिक्षा को कई भागों में विभाजित किया हुआ है। तो ये चीज़ अब नई सभ्यता, उस समय सभ्यता विकसित हो रही थी तो दो भागों में विभाजित थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, शिक्षा को दो से अधिक भागों में विभाजित किया गया है। अब आता है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो उस समय शिक्षा का अर्थ था जो बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा दी जाती थी, उसी को वास्तविक शिक्षा माना जाता था।
अब आते हैं तो ये जो शिक्षा का इस पे एक्सप्लेनेशन दे दें कि ये जो शिक्षा का स्वरूप है ये थोड़ा सा संकुचित है। आजकल जो भी एजुकेशन का स्वरूप जहाँ कहीं भी है उस सबको एजुकेशन के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। शिक्षा ज्ञान और प्रक्रिया दोनों ही रूपों में आजकल मानी जा रही है। अब शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो व्यापक उद्देश्य थे मनुष्य के शारीरिक विकास से लेकर पूर्ण आध्यात्मिक विकास तक का प्रयत्न इस एजुकेशन में बौद्ध पीरियड में किया जाता था और सारे के सारे उद्देश्यों को स्वीकार किया जाता था। जैसे वैदिक पीरियड में बहुत ही व्यापक उद्देश्य थे, एजुकेशन के एम्स थे, वैसे ही बौद्ध पीरियड में भी व्यापक उद्देश्य थे और जीवन के हर पक्ष से जुड़े हुए एम्स थे। यानी जो ह्यूमन लाइफ है उसके हर एस्पेक्ट से रिलेटेड एम्स को एजुकेशन में स्थान दिया गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, आज भी इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब आता है कि करिकुलम। उस समय करिकुलम क्या था? तो जितने सब्जेक्ट्स उस समय तक थे वे सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जो जनरल लाइफ से रिलेटेड हैं वो भी और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे वो भी। तो वैदिक शिक्षा की भांति इस समय भी वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होते थे। लेकिन इतना फ़र्क धार्मिक शिक्षा में ज़रूर था कि तब केवल वैदिक मत की शिक्षा दी जाती थी और अब मुख्य रूप से बौद्ध मत की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन कहीं कहीं वैदिक और बौद्ध दोनों ही मतों की शिक्षा दी जाती थी कई केंद्रों पर, और इसमें कोई विरोधाभासी बात नहीं है। तो ये बात आज भी स्वीकार करने की है कि अगर हमारा मत दूसरा है, हमारा विचार दूसरा है, तो भी हमें दूसरों के मतों और विचारों का आदर करना चाहिए और सभी का अध्ययन करना चाहिए। तो बौद्ध एजुकेशन सिस्टम से हमें ये बात सीखने की ज़रूरत है कि अगर मत भिन्नता है तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। जैसे पहले बौद्ध और वैदिक दोनों ही मतों की शिक्षा एक ही केंद्र पे दे दी जाती थी और किसी प्रकार के वैमनस्य या विवाद की बात नहीं होती थी, ऐसे ही आज के समय में भी होना चाहिए कि जो विभिन्न मत हैं, विभिन्न धर्म हैं, उनकी शिक्षा दी जाए और किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। ये बात हमें आज सीखने की ज़रूरत है। अब आता है कि उस समय के टीचिंग मेथड्स की जो बात है उनमें क्या अच्छाई थी और क्या कमी थी। तो उस समय अनुकरण और विधि जो थी ज़्यादातर मौखिक विधियाँ होती थीं, वाद विवाद, विचार विमर्श, व्याख्यान विधियाँ। तो लेखन कला विकसित हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से अभी भी इन्हीं विधियों का यूज़ होता था वैदिक पीरियड की भांति। तो आज के समय में भी इनमें से कई टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब जो हैं वो कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां भी विकसित हो गई हैं, तो साथ ही साथ उनका भी उपयोग वर्तमान समय में करना चाहिए। लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां हम बौद्ध पीरियड की शिक्षण विधियों को स्वीकार कर सकते हैं। अब आता है डिसिप्लिन। तो उस समय भी डिसिप्लिन उतना ही अच्छा था जैसे वैदिक पीरियड में था और टीचर स्टूडेंट के बीच बहुत ही स्वीट रिलेशंस थे। ये आज भी होना चाहिए। आज हायर एजुकेशन में ख़ास तौर पर डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है और बौद्ध पीरियड में ये माना जाता था कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं लादा जा सकता, बल्कि स्टूडेंट्स खुद ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। तो ये बात आज भी मानने वाली है और वैदिक शिक्षा से मिलती जुलती ये बात है। तो जब वैदिक शिक्षा से आप तुलना करेंगे तो यहाँ समानता में लिखेंगे कि जैसे उस समय आत्मसंयम अनुशासन था, वैसे ही बौद्ध पीरियड में भी आत्मसंयम को ही अनुशासन माना जाता था। किसी तरह का शारीरिक दंड बच्चों को नहीं दिया जाता था। आज भी ये बात है कि बच्चों को किसी भी तरह का शारीरिक दंड न दिया जाए, यानी कोई भी पनिशमेंट जो उनको फिजिकली टॉर्चर करे वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये बात आज के समय में भी स्वीकार करेंगे। उसके बाद आता है टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर बहुत योग्य होते थे, बहुत वेल एजुकेटेड होते थे, ज्ञानी होते थे। और लेकिन एक बात है कि टीचर्स का जीवन बड़ा कठोर होता था। आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था, विभिन्न नियमों के पालन करने पड़ते थे। तो ये अपेक्षा आज के समय में करना बड़ा कठिन है कि आज टीचर्स से आप ऐसी अपेक्षा करें। और वैदिक पीरियड से जहाँ तक तुलना की बात है तो पहले ऋषि मुनि टीचर होते थे, अब बौद्ध भिक्षु टीचर होने लगे थे। लेकिन ये कॉमन बात थी कि वो सभी लोग अपने विषयों में बड़े योग्य होते थे और बड़े ही संयम से अपना जीवन
जीते थे। तो सिमिलैरिटीज़ में आप लिखेंगे कि वो बहुत अच्छे और योग्य और ज्ञानी होते थे, दोनों में ही ये बात समान थी। लेकिन तब वैदिक मत को मानने वाले जो ऋषि होते थे वो अध्यापन कार्य करते थे, ब्राह्मण लोग अध्यापन कार्य करते थे, लेकिन बौद्ध पीरियड में बौद्ध भिक्षु टीचर होने लगे थे। स्टूडेंट भी जितनी अच्छी बातें आप जानते हैं, जैसे वैदिक पीरियड में फॉलो करते थे जिन रूल्स को, लगभग उन्हीं रूल्स को बौद्ध पीरियड में भी फॉलो करते थे। और बौद्ध और वैदिक पीरियड में समानता थी कि जिस प्रकार के स्वीट रिलेशंस टीचर और स्टूडेंट के बीच वैदिक पीरियड में थे, वैसे ही बौद्ध पीरियड में भी थे, और आज के समय में भी हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है कि स्कूल्स कैसे होते थे। तो वैदिक पीरियड में गुरुकुल होते थे, जो साधारण कुटी जैसे होते थे, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, वनों में होते थे और पेड़ों के नीचे शिक्षण कार्य होता था। लेकिन अब बौद्ध विहार होने लगे थे स्कूल्स, और बड़े बड़े भवन होते थे, लाइब्रेरीज़ की व्यवस्था होती थी, खान पान की अच्छी व्यवस्था होती थी, छात्रावास होने लगे थे। तो मतलब सभ्यता के साथ शिक्षा केंद्र यानी स्कूल्स के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया था। अब आता है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो जन शिक्षा बौद्ध पीरियड में सर्वसुलभ तो नहीं थी, मास एजुकेशन जिसे बोलते हैं, लेकिन जातिगत भेद जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था वो अब समाप्त हो गया था। यानी सभी वर्ण के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। जब आप डिफरेंसेस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन दोनों ही समय में सर्वसुलभ जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राज्य डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करता था। जन शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट करे, जैसे आजकल करती है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो ये कोई बहुत निगेटिव पॉइंट भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के संदर्भ में हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि जन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्योंकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल गया था, तो ये बौद्ध पीरियड की बहुत अच्छी बात थी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार था। इस बात को हमें आज भी स्वीकार करना चाहिए। अब आती है स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा की सर्वसुलभ व्यवस्था जैसे वैदिक पीरियड में नहीं थी, वैसे ही बौद्ध पीरियड में भी नहीं थी। लेकिन जिन लड़कियों को शिक्षा मिलती थी उनको, या व्यवस्था थी जिनके पास, तो उनको भी बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यानी वीमेन एजुकेशन में और बॉयज़ की एजुकेशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। जो ज्ञान लड़के प्राप्त कर सकते थे, उस ज्ञान का अधिकार लड़कियों को भी था, और ये बात हम आज भी स्वीकार करेंगे। अब आता है कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की। तो जितने प्रोफेशंस बौद्ध पीरियड में डेवलप हुए थे, वो सारे के सारे उस समय मठों और विहारों में पढ़ाए जाते थे। यानी कि बहुत अच्छी वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था थी। इसे आज भी स्वीकार किया जाना चाहिए, और वैदिक पीरियड की भांति भी ही वो व्यवस्था थी। तो वैदिक पीरियड में जितने प्रोफेशंस डेवलप हुए थे उनकी शिक्षा दी जाती थी, वैसे ही बौद्ध पीरियड में भी दी जाती थी। अब पॉइंट आता है धार्मिक शिक्षा का। तो वैदिक पीरियड में वैदिक मत की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध पीरियड में मुख्य बल बौद्ध शिक्षा पर था, लेकिन कोई निषेध वैदिक शिक्षा पर भी नहीं था। जो वैदिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उन्हें वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये भी बहुत अच्छी बात बौद्ध पीरियड की है कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं था मत के आधार पर। तो कुल मिलाकर बौद्ध युग की शिक्षा एक आदर्श शिक्षा थी, और उसमें बहुत सी ऐसी बातें थीं जिसे आज के युग में स्वीकार किया जा सकता है। और हमने आपको बताया, इसके अलावा आप अगर प्रश्न आता है कि भारतीय शिक्षा को देन क्या है बौद्ध पीरियड की, तो जो ये अच्छे बातें हमने आपको बताई, जितने बौद्ध पीरियड के गुण हैं, वो सब भारतीय शिक्षा को देन है। क्योंकि वो जो शिक्षा रही है वैदिक पीरियड की और बौद्ध पीरियड की, भारतीय शिक्षा की, भारतीय संस्कारों की नींव उसी से तैयार हुई है। जिस भारतीय संस्कृति की हम हमेशा बात करते हैं, वो इन्हीं दोनों युगों के कारण बात करते हैं। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार मूल रूप से वैदिक और बौद्ध पीरियड के दौरान ही जन्मे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों के बारे में, और इसके अलावा हमने जाना
जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मेरिट्स और डीमेरिट्स, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस थे वैदिक पीरियड के साथ। तो यानी आपको ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा तो जो हमने शुरू में बताया आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये पूरा का पूरा वीडियो उपयोगी होगा। इनमें से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।